दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उनका हम प्रीवियस का प्रैक्टिस करा रहे थे। ये 5 तारीख का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 3 तारीख 4 तारीख का हो चुका है। 3 तारीख में 3 शिफ्ट में हुआ था, 4 तारीख में 3 शिफ्ट में हुआ था। 3 दिन 6 शिफ्ट का एग्जाम का प्रीवियस से करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये पार्ट 22 है, पार्ट 21 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा। प्रीवियस सीजीएल के सिलेक्शन जो प्रीवियस का होना बहुत ही जरूरी है। उस पार्ट 21 तक का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है तो बोला इसका मान निकाले, ठीक है। क्या है, 22/12 cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा बराबर 3 है, ठीक है। तो 12 cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा को 1 में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 3 cos थीटा बराबर 3, ठीक है। आज जान लीजिए एक क्वेश्चन जो भी सूत्र लिखते जाएंगे। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हम लिख दीजिए, ठीक है। जो सूत्र लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो 12 cos स्क्वायर थीटा -2 +2 cos स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा बराबर 3, ठीक है। अब बताइए 12 1 माइनस 12 तो 14 हो गया, 14 cos स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा। और ये देखिए -2 था और ये प्लस में है, इसको बराबर के उस पार इधर कीजिए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर 0, ठीक है। तो 14 cos स्क्वायर थीटा +3 cos थीटा -6, ठीक है। तो 4 84, ठीक है। तो अब ऐसा 2 भाग में 3 को बांटना है कि गुना करने पे 84 पूरे, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए 84 करना था, आपको देखना होगा 6 84 84 तो 42 21 3 7 7 21 कितना हो गया, 3 पुराना होगा, ठीक है। अरे यहाँ तो ही ना होगा, 3 दूर 5 ना होगा, 5 होगा, 5 होना चाहिए। तो 5 होना, 14 5 70 है, तो 70 और 3, हाँ ठीक है। अब हो गया, देखिए 14x स्क्वायर 10 मतलब 7, ठीक है। यहां माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस, अब बताइए 10 में से 7 गया, 3 बच गया और 10 7 77 तो 14 75 पड़ गया, तो बराबर 0, ठीक है। -5, ये तो -5 चल रहा नहीं है, बराबर 0, ठीक है। अब बताइए 14 आया, ये माइनस है क्योंकि अब बड़ा संख्या देखिए, बड़ा संख्या 10 में से 7 गया, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, लेकिन बड़ा संख्या प्लस में है, तो बड़ा संख्या में तो आपको प्लस में देना होगा। ये जो है देख रहे हैं ये प्लस में आ रहा है, तो बड़ा संख्या प्लस में देंगे तभी तो प्लस में आएगा आंसर। तो बड़ा संख्या क्या, अब इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, 7 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। और ये 7 7 एक समान है, तो एक -1 कर दीजिए। अब इसमें प्लस है तो प्लस कर दीजिए, इसे 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 cos थीटा -1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या है, 2 cos थीटा -1 एक हो गया, 2 cos थीटा -1 एक हो गया, 7 cos थीटा +5, 7 cos थीटा +5 बराबर 0, ठीक है। तो एक बात देखिए 2 cos थीटा -1 बराबर 1 हो गया, ठीक है, बराबर 0। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 7 cos थीटा बराबर +5 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस रहेगा, अरे गुना में तो भाग लगेगा, तो 5/7, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि प्लस वाला आ रहा है। अब जान लीजिए यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब बताइए
यहाँ कॉस थीटा आपका आया है, कॉस थीटा 30 डिग्री 1/2 आया, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/2 आया, तो कॉस 1/2 बराबर होता है जाके 7 डिग्री। ठीक है, 7 डिग्री हो रहा है, तो मतलब 7 डिग्री माना था। अब इसे बैठा दीजिए, कॉसेक 7 डिग्री डीका का स्थान पे, थीटा का स्थान पे, सेक 7 डिग्री बटे टेन 7 डिग्री प्लस कॉट 7 डिग्री। कॉसेक 7 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, सेक 7 डिग्री का मान होगा 2 और टेन 7 डिग्री का मान होता है √3 और कॉट 7 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप जान लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 + 2√3 बटे √3 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, 3 √3 क्या हो 3 होगा प्लस 1 बटे √3। ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ 70 होता ना, 70 होता। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + √3 हो सकता है, क्योंकि 2 का तो 2 हो गया ना, 2 + √3 है तो 2 + √3 हो गया बटे √3 हो गया। अब बराबर √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए, √3 कट गया, तो 2 + 1 2 × 1 + √3 और बटे 4 काटिए, 2 दूनी 4, तो 1 + √3 बटे 2। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 + √3 बटे 2। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोटल क्वेश्चन 5 साल का लिया हुआ है, नहीं लिखे हैं बात अलग है, समझे? देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 10% छूट पर 80 केजी चावल खरीदा। ठीक है, इसके अलावा हर 20 केजी चावल की खरीद पर उसे इतना केजी चावल मुफ्त दिया गया। ठीक है, 20 किलो चावल खरीदने पर 1 किलो चावल मुफ्त देगा। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है, अंकित मूल्य पर, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना कि अंकित मूल्य 100 हो गया। ठीक है, 100 अंकित मूल्य 100 है, बोला 10% छूट पर बेचा है, तो छूट पर 10% छूट के बाद क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10 में छूट जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 80 केजी चावल खरीदा, तो 1 केजी चावल का कीमत अंकित मूल्य क्या इसका, अंकित किसका मूल्य, माना कि अंकित मूल्य किसका, चावल का। यहां लिख देते हैं, चावल का अंकित मूल्य 100। ठीक है, 10% छूट तो कितना हो गया, 90 रुपया। ठीक है, अब अंकित मूल्य 100 रुपया, 10% छूट 90 रुपया हो गया। अब बोला कि 80 केजी चावल खरीदा, तो 80 केजी चावल की कीमत, तो 80 × 90 होगा 8 9 72, 0 0 बढ़ा दिए, मतलब 7200 7200 हो गया। ठीक है, 80 के चावल की कीमत कितना हो गया, 7200 हो गया। अब क्या बोला है, 20 केजी चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त मिलता है। अब बताइए, आपको 80 केजी चावल खरीदा है, 20 केजी पे 1 मुफ्त मिला है, तो 80 केजी पे कितना मिलेगा, जब 20 केजी पे 1 को मिला है तो 80 केजी पे 4 को मिलेगा, 4 केजी चावल मिलेगा। जब 20 केजी चावल पे 1 केजी चावल मुफ्त मिलता है तो 80 केजी पे 4 केजी मिलेगा, तो टोटल चावल कितना हो गया, 80 4 84। टोटल राइस कितना हो गया, 80 84 केजी। ठीक है, 84 केजी टोटल राइस आपका 84 केजी हो गया। तो बोला यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है, तो अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है, 100 रुपया है ना, तो अंकित मूल्य पर बिक्री का
तो 84 हो गया, 84 के चावल है और 100 रुपया देता है, कितना हो गया 8400 हो गया, 8400 हो गया। तो बोल रहा है कि लाभ कितना है, एक बता दीजिए, अंकित मूल्य पे 8400 आया है और खरीदा कितना है आपका 7200 में, तो लाभ क्या हो जाएगा 8400 में बेचा और खरीदा कितना 7200 में, ठीक है, कितना बच गया शेष, लाभ कितना हो गया 1200, ठीक है। तो बोला लाभ प्रतिशत निकाले, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ आपका 1200 आया तो 1200 लिख दीजिए, गुना 100 हो गया, ठीक है। अब बटे अब क्रय मूल्य कितना है 7200, काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब 12 6 के 72 6 2 तिया 6 और 2 को करेगा 50 होगा, तो 50 बटे 3 इसका हो जाएगा 16.2/3 प्रतिशत, क्योंकि लाभ निकाले प्रतिशत आया तो 16.2/3% है कहीं पे, तो ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिनको भी एसएससी सीजीएल में आए हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है स्पेस एग्जाम क्रैक की क्लास है, उस चैनल पर जाकर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसका टोटल 5 देख लीजिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, समझे। इसी चैनल पे हम नंबर सिस्टम बेसिक से एडवांस लेवल बताए हैं, एलसीएम सीएफ बताए हैं, स्क्वायर क्यूब बताए हैं, टोटल बताए हैं, टोटल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या बोला है त्रिभुज, ये भी 5 तरह का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य डी है, त्रिभुज मान लीजिए, पहले त्रिभुज बनाइए एबीसी ए बी सी, ठीक है, बनाए। एबीसी के मध्य बिंदु बीसी के मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु क्या है बीच में दीजिए, डी हो गया, मध्य बिंदु मतलब बीचे बीच, ठीक है। भुजा ए सी पर ई इस प्रकार स्थित है, मतलब बोला ए सी पर ई एक ऐसा बिंदु है, ई समझे, मध्य बिंदु ना है, नॉर्मल ई कहीं पे भी दे दिया है, ई एक ऐसा इस तरह स्थित है कि सीई बराबर ए सी बटे 3 है, ठीक है, अच्छा बात है। यदि बीई मतलब बीई ठीक है, और ए डी एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते, मतलब जो काटा उसका जी हो गया, ठीक है, करती है, तो ए जी बटे जी डी का मान निकाले, ठीक है। अब बताइए सीई बराबर ए सी बटे, यहाँ लिखा हुआ 1 सी बटे 3 लिखा हुआ, ठीक है, तो सीई ये भाग में है, ठीक है, इसको इस बराबर किस पार करेंगे तो यहां आ जाएगा ए सी ऊपर 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, जब सी इधर आ गया तो 1 ही बचा ना बटे 3, मतलब ए सी बराबर 3 है, ये पूरा 3 है, ठीक है, ये पूरा 3 है, और सीई बराबर 1 है। जब ये पूरा 3 है, सीई बराबर 1 है, तो ये 2 होगा, तब ना, तो 2 3 मिलेगा, ठीक है। अब बोला है कि ए जी और जी डी का मान निकाले, ए जी और जी डी इसका यहां से यहां तक का मान निकाले, यहां से यहां तक का, और जी डी का अनुपात बोला है, अनुपात में, ठीक है। तो अनुपात में निकालने का बहुत अच्छा नियम है मास पॉइंट, से। ये मास पॉइंट क्या होता है सर, आपको हम समझाते हैं, देखिए इसमें होता क्या है। ये जो दूर लिखा हुआ है, इसका इस लाइन का जो है ना, इसको इस एंगल पे दीजिए, इस किनारे पे दूर लिख दीजिए, ठीक है, दूर लिख के घेरा मत दीजिए, ठीक है। और इसका जो 1 है इस किनारे का, इसका किनारे के ऊपर लिख दीजिए 1, ठीक है। अब बताइए बीसी मध्य बिंदु है, तो बोला था बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु मतलब बीचे डाला, ये दोनों बराबर होगा, तो मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि बराबर है, ठीक है। अब बताइए एक और बताइए, इसका हम बोले थे यहाँ, इसका जो है, जब ये 1 जो आया, इसका जो आप इस कोना पे दिए, ये 2 आया, इसका कोना ई कोना पे दिए, तो एक और बताइए, इसका जो 1 आएगा इसका ई कोना पे दीजिएगा 1, इसका जो 1 आएगा इसका ई कोना पे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक और बताइए, ई कोना का मतलब क्या हो गया, सी डी के बराबर होना चाहिए, तो सी डी आप 2 गुना 1 बराबर 2 आता है, ठीक है। और यहाँ तो बी डी बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 आता है,
लेकिन एक तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब दोनों एक अनुपात में मतलब बराबर है, तो आपको इस बराबर करने के लिए आपको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना कीजिए तभी तो यहाँ 2 लिखिएगा और ये भी 2 लिखिएगा, ठीक है। इसके बराबर 2 होगा और इसके बराबर 2 होगा, तभी तो 2 मिलके कट जाएगा तो एक ही अनुपात होगा। जब 2 रहेगा कट के एक अनुपात होगा, 1 अनुपात 1 होगा, तो बात बराबर है। हम दोनों मतलब जो भी रहेगा अगर दोनों बराबर है, अगर ये यहाँ से तक 5 रहा था यहाँ से यहाँ तक 5 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 10 रहा था यहाँ से 10 रहेगा, मतलब दोनों बराबर है। तो 2 और 2 है तो इसको काटिए तो एक ही अनुपात तो 1 हो जाता है। अब 2 भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सी और डी मिलकर 2 आया है और बी डी मिलकर 2 आया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जान लीजिए बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए ये अब क्या किए थे हम, इसका जो 1 लिखे थे इसका ऊपर लिखे थे, ये 2 लिखे थे यहाँ लिखे थे, इसका 1 इधर लिखे थे और इसका 1 इधर लिखे थे, ये लिखे थे। ये दोनों तो किनारे वाला हो गया। अब बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए जो दिया हुआ है किनारे को जोड़ के बीच में लिख दीजिए। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 जोड़ो मतलब 4, ये मतलब किनारे वाला 4 हो गया, ठीक है। किनारे वाला 4 हो गया तो मतलब यहाँ बराबर 4 हो गया। तो एक बात बताइए, आपको हम बोले थे इसका पॉइंट का किनारा ऊपर जाता है, मतलब इसका इधर आया है इसका इधर गया है, मतलब ये वाला 2 इधर आया था और 1 का उधर गया था, एक बी जो है इधर गया था और सी इधर आया था, ठीक है। उसका उल्टा हुआ था। तो ए यहाँ है 4 तो उसका ऊपर तो 4 जाएगा, 4 जाएगा, नीचे 4 है, ठीक है। नीचे 4 था तो ऊपर 4 चल जाएगा, तो इसका उल्टा चल जाता है। अब ऊपर 1 है, ऊपर तो इसका 1 ही है ना, इसका नीचे चला आएगा, यहाँ पे आ गया। अब मास पर समझना कैसे हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है ए जी बटे जी डी, ए जी बटे जी डी। ए जी अब कितना लाए हैं, ए जी क्या लाए हैं, 4 लाए हैं। ये अनुपात में है, ये अनुपात है, मान नहीं है, एक अनुपात में निकाला जाता है। ये अनुपात मास पॉइंट इसका बोला जाता है, इसमें अनुपात निकाला जाता है। बता दीजिए कैसे कैसे निकाला जाता है, किसका यहाँ होता है इसका यहाँ होता है, बीच का निकालना थी, दोनों को जोड़ दीजिए जो किनारे किनारे लिखे हैं, और जो लिखा है इसका जस्ट ऊपर चल जाएगा, ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 था तो नीचे आ गया, इसका 4 था ऊपर चल गया। अब ए जी बोल रहा था, ए जी का 4 आया और जी डी बोला, जी डी का क्या है, जी डी क्या 1 आया तो 1 लिख दिए, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:1। तो क्या आ जाएगा आंसर 4:1। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी 5 तरह का क्वेश्चन है। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर इतना रुपये में बेचा। सुधा बेच रहा है रेणु को 20% की हानि पर, तो रेणु के लिए तो 576 रुपये पड़ा, सुधा को ना हानि लगा, सुधा को रेणु के लिए तो रेणु को 576 में बेचा, तो मतलब सुधा के लिए तो सुधा के लिए क्रय मूल्य 576 ही होगा। तो सुधा रेणु को बेचा तो रेणु के लिए तो क्रय मूल्य 576 ही होगा। तो रेणु, अरे पूरा लिख देते हैं, रेणु 576 में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर जो खरीदी 576 में, उसके परिवहन पर 224 रुपया खर्च की राशि, ठीक है। और उससे रघु को, मतलब रेणु जो 576 में खरीदी 576, सुधा ने बेचा रेणु को, तो रेणु को तो 576 ही मिला, तो मतलब रेणु को खरीदी 576 में, ठीक है। 576 में खरीदी और 224 रुपया खर्च कर दी, ठीक है, उसके मरम्मत में, ठीक है, परिवहन पे मतलब ले जाने में। और उससे रघु को, ये दोनों को जोड़ने के बाद रघु को जो है ऐसी कीमत पर बेचा, वो रेणु जो खरीद ली परिवहन पर खर्च करने के बाद, रघु को बेच दी ऐसी कीमत में बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो बता रेणु को लाभ प्रतिशत क्या। अच्छा बताइए रेणु के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले समझ जाएगा। रेणु के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, रेणु के लिए क्रय मूल्य 576 ही होगा, क्योंकि सुधा ने रेणु को 576 में बेचा, तो रेणु को 576 में ही मिला, ठीक है। 576 रेणु के लिए क्रय मूल्य क्या हो 576। अब परिवहन पे कितना खर्च किया, वो परिवहन पे 224, तो कुल खर्च कितना हो गया इसका 576 प्लस 224, 10 800, मतलब इसका जो कीमत पड़ा 800 पड़ा, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है। ये रेणु के लिए है, रेणु के लिए हो गया। अब बोल रहा है और रेणु के लिए खर्च किया, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा, मतलब रेणु जो है रघु को बेच देती है उस सामान को, 800 में खरीदी, टोटल मिला के 800 लगा उसको, रघु को बेच देती है ऐसी कीमत पर बेचती है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता है। एक बताइए सुधा ने रेणु को 80% हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा, 20% हानि पर कितना बेचा 576 में। एक बताइए हानि मतलब क्या हुआ,
20% हानि किया तो 80% पे बेचा। तो टोटल 100% होता है, टोटल 100% होता है, 100% टोटल होता है। अब 20% हानि किया तो मतलब 80% में बेचा। तो 80% का कीमत उसका कितना रुपया में लगाया, 576 रुपया में। तो वो वस्तु का कीमत निकालने के लिए 100% देखना हुआ, क्योंकि वस्तु का टोटल कीमत 100% होता है। तो 576/80 गुना 100, 20 से 80, 20 पंचे 100। ठीक है, कटिए, कटेगा एक बार में, हाँ कट जाएगा। एक एक 4 17, तो 4 चौक 16, एक बजे 16 तो 44, तो 4 पंचे 20 के 0 बाकी रहा 2, 4 पंचे 20 2, 22 के 2, 22 के 2 बाकी रहा 2, 5 2 7, 720 रुपया। मतलब उसका जो कीमत था 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि हो गया। तो क्या मतलब है कि वो 80% में ही लेगा, 80% ही लगा उसको। तो 80% में 576 में बेचा, तो 100% पता बराबर ना, मतलब उसका जो मूल कीमत है तो 720 रुपया। तो 720 रुपया है, तो आपको 720 रुपया हो गया। ये किसका हुआ, सुधा का। इस सुधा का क्रय मूल्य कितना हो गया, 720 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है रघु को, जो रेणु थी, रघु को ऐसा कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा को, तो रेणु के लिए विक्रय मूल्य, रेणु के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये 720 रुपया आया है, सुधा का है। सुधा ऐसी कीमत बेचा जैसे सुधा को 24% का लाभ हो। तो इसका 24% लिख दीजिए, 100 + 24 हो गया, बटे 100 हो गया। क्या हो जाएगा, 720 गुना 100 + 24, 124 बटे 100। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। अब गुना कीजिए, 124 गुना 72, 124 गुना 72, 4 4 दूनी 8, 2 2 4, 2 1 2, 7 चौक 28 के 8 बाकी रहा 2, 7 14 2 16 6 बाकी रहा 1, 7 1 8, 8 12 9 8, 892, 892 8 अब बटे 10, 10 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 892.8। ठीक है, ये क्या निकला है, रेणु के लिए विक्रय मूल्य निकला। अब बताइए, रेणु जो है 800 में खरीदी, ठीक है, 892 में बेच दी। ठीक है, तो लाभ क्या होगा, 892.8 माइनस 800, क्या 92.8, ये इसका लाभ हो गया। ठीक है, अब बोल रहा लाभ प्रतिशत निकालो, तो प्रतिशत लाभ बराबर बताइए कि, तो लाभ प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुना 100, लाभ कितना है 92.8, लाभ गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 800 है, 800, इसको पॉइंट बनाइए तो 0 बढ़ गया नीचे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 92 928 बटे 80, इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो एक भाग देके देख लीजिए, 80 से 92 में इसका अंदाजा 11.6 होगा। चलो देख लेते हैं तब भी, एक बार में 80, 12 बच गया, 128, एक बार में 80, 48 हो गया, पॉइंट 64, 800 848 कट गया। इसका मतलब हर हालत में 11.6 हो गया। तो उसका लाभ क्या हो जाएगा, 11.6%। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे। ठीक है, मेरे चैनल से लगे रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे। हम बिल्कुल यही बेसिक से भी पढ़ा रहे हैं और प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उनका भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी 5 तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला, ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं, ओ पहले ओ वृत्त बना लीजिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र, तो ओ केंद्र बना दिए वाले 2 जीवा ए बी सी डी, 2 जीवा ए बी सी डी, 2 जीवा हो गया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ए बी और सी डी की 2 जीवा बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब जहां प्रतिच्छेद किया है ना, इसको पी बोला जाएगा। ये कहा जाएगा, इसको पी बोला जाएगा। ठीक है, पी बोला है। ठीक है, ए पी सी, ठीक है,
95 डिग्री है, ए पी सी 95 डिग्री, ठीक है। ए ओ डी मतलब ये वाला कोण, इसको तो आपको बराबर करना होगा, इससे करना होगा और इसको इससे जोड़ना होगा, ठीक है। इसको इससे जोड़ दीजिए, ए ओ डी, ठीक है। ए ओ डी बराबर कितना है 110 डिग्री, ठीक है। अब ज्यामिति को ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है। लोग पे जब प्रैक्टिस कराते हैं ज्यामिति को छोड़ देते हैं, लेकिन हम ज्यामिति को ले रहे हैं, जो भी जरूरत होता है ले रहे हैं, सब क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या त्रिभुज बी ओ सी का मान निकाले, बी ओ सी, देखिए इसको भी मानना होगा, बी ओ सी मतलब इसका मान निकालने बोल रहा है, इसका मान निकालने वाले इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक और जान लीजिए, त्रिभुज वृत्त में एक नियम होता है, वृत्त में देखिए ये जो नियम है, देखिए ये पहले देख लीजिए, ये 95 डिग्री है ना, तो ये भी 95 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी आपका 95 डिग्री होगा, ये 95 डिग्री तो ये भी 95 डिग्री होगा। तो रूल क्या है, अगर दो त्रिभुज अगर ऐसे बना हुआ है, समझे, ये जो कोण होगा उसके बराबर ये कोण होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये कोण के बराबर ये कोण होगा। अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, ठीक है। तो देखिए अगर ये ऐसे बना जाएगा, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ऊपर 95 नीचे भी 95 होगा, ठीक है। जो ये रहता वो ये रहता, ठीक है। तो समझ गए, तो ऊपर 95 है तो नीचे भी 95 हो गया, ठीक है। ये समझ गए कैसे हुआ। अब जान लीजिए, इसको चाप बोलता है, चाप, इसको चाप बोलता है। एक ही चाप पर एक नियम होता है, ये जो 110 है तो जो ये होगा ये 95, ये होगा 155, 95, ये 55 डिग्री होगा। कैसे होगा जान लीजिए, एक नियम है, जो भी नियम होता हम देते हैं, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का, केंद्र पर जो बना कोण है उसका आधा होता है। परिधि पर बना कोण जो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए एक ही चाप है, ये चाप एक ही है, एक ही चाप पर परिधि पर बना कोण, परिधि पर, ये परिधि, इस पूरा वृत्त को, ये पूरा सबको इसको परिधि बोला जाता है, ठीक है। पूरा को परिधि बोला जाता है, ठीक है, परिधि बोला जाता है। तो ये बोला कि एक ही चाप द्वारा, चाप तो एक ही है, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि मतलब ये हो गया, देखिए एक चाप, ये त्रिभुज बन गया, ये देख रहे हैं, ये बना परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र इसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा, ये देखिए केंद्र पर बना कोण है ना, केंद्र पे 110 बना है तो इसका आधा बनेगा ये 55। एक ही चाप है ना, एक ही चाप है, इसी चाप पे तो ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, और इसी चाप पे ये भी बना है, ठीक है, ये बना। तो केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण जो है केंद्र पर, ये केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, ठीक है, हो गया, समझ गया स्टेटमेंट से। अब क्या बोल रहा है एक और बताइए, अगर इस चाप को लेते हैं, इस चाप को, ठीक है, इस चाप को हम लेते हैं, तो एक बात जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपका एक पता चल गया 95 डिग्री है, दूसरा पता चल गया 55 डिग्री है, जोड़ दीजिए 10 15 150 डिग्री हो गया। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब ये 95 है, ये 55 है, तो ये तो ऑटोमेटिक 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों कोण तो हो गया, त्रिभुज की त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोण हो गया 95 55 और 30, मिला के 180 डिग्री हो गया, उसका त्रिभुज तीनों कोण हो गया। आप बताइए इसी चाप द्वारा, ये देखिए इस चाप द्वारा इस पे ये जो कोण देख रहे हैं,
इसी चाप द्वारा परिधि, ये भी परिधि है, ये भी परिधि ना बोले थे, पूरा परिधि है। परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। मतलब ये जो परिधि पे 30 बना है, तो परिधि पे 30 बना है तो केंद्र पे 60 बनेगा, ये 60 बनेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बने कोण इसी चाप द्वारा, ये भी तो बना है, इसी चाप द्वारा ये भी तो बना है, ये बना है, ये बना है इसे, ठीक है। इसी चाप द्वारा केंद्र पे बना, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण, तो परिधि पे 30 बना तो केंद्र पे 60 बनेगा, समझ गए। तो केंद्र पे 60 बना तो परिधि पे 30 बनेगा, समझ गए। तो बोल रहा है कि BOC निकाले, तो BOC बराबर x मान 60 आया, तो इसका मतलब परिधि पर तो BOC का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए कैसे बन रहा है। इसलिए ध्यान, ज्यामिति में स्टेटमेंट कुछ तरीकों ध्यान से देने की चीज है, इसलिए ध्यान से दीजिएगा तो आप समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 तरीका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। एक निश्चित राशि पर इतना % वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, ठीक है। उसी राशि पर उसी दर पर इतना वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो बताइए दर आपका कितना है, 16.2/3%, तो 16 या 48/2 50/3%, ठीक है। समय क्या है, समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है। अब कोई निश्चित मूल राशि है तो मूलधन तो दिया नहीं है, मूलधन बराबर x, ठीक है। अब आ जाइए सवाल पे, क्या बोल रहा है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है मूलधन प्लस 1 बटे दर, दर होता है, दर क्या है, दर बटे 100 बटे समय, पावर समय माइनस 1, ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये होता है, ठीक है। तो x को माने मूलधन, ये मूलधन है, x लिख दीजिए, तो ये हो गया ब्रैकेट बंद, तो 1 प्लस दर क्या है 50/3, 50/3 हो गया, अब बटे 100 है तो 100 हो गया। अब मैं ये दोनों पे पावर हो गया, पावर क्या है समय, समय क्या 3 वर्ष माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो काटिए 25 दूनी 50 दूनी 100, 2 हो गया, 3 दूनी 6, तो 1/1/6 माइनस 1 है, ये हो गया। इस पे पावर 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, अब आ जाइए इधर, x हो गया, लेकिन आप गौर कीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये आया, इसके बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये आया है 6350, तो 6350 तो लिखबे नहीं किए यहाँ भी तो 6350 होगा, इसके बराबर होता है 6350, तो लिख दिए, ठीक है। अब x हो गया, अब बताइए ये 6 और 1 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है, 7/3 हो गया, पे पावर q माइनस 1 ब्रैकेट हो जाए, ठीक है। अब x हो गया बराबर क्या है 6350, तो 6350 हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस 7/3 है, ठीक है, तो 7 का क्यू होता है 7 का क्यू होता है 343, हाँ 343 ही होता है, हाँ 343 होता है, ठीक है। अच्छा 3 का क्यू होता है 27, 3 है 6 ना, 6 है ना, 6 होगा, 6 का क्यू होता है 216 माइनस 1, ठीक है, बराबर 6350, ठीक है। x हो गया बराबर 343 और माइनस 216 गुना 1 होगा तो बटे 216 बराबर 6350, ठीक है। तो क्या होगा, घटाइए 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 3 में 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 27 हो गया, और 27 हो गया और 1 हो गया, ये 127 अब बटे 216 बराबर 6350, ठीक है। अब देखिए ये 5 होने कट जाएगा अंदाज, 127 गुना 5 कीजिए, 7 5 35 के 5 बाकी रहा 3, ठीक है, 10 3 13 बाकी 635, तो 635 कटा, मतलब ई बारे में 127 625 कट जाएगा, तो 0 50 हो गया,
एक जीरो बच गया, 635 ही कटा, एक जीरो बच गया, जीरो लिख दिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 216 गुना 5, 6 5 30 की जीरो, बाकी रहा 3, 5 3 8, और 8 5 दूनी 10, 10,800। अब ये हो गया सर। आप ऊपर कैसे काट दिए, x बराबर इतना आया, ठीक है, x क्या मूलधन है तो मूलधन बराबर इतना आया है, तो ऊपर कैसे काट दिए, तो एक नियम होता है, देखिए कैसे काट दिए, 127/163 एक नियम होता है, 2/4 बराबर 4/8 अगर हम रहेगा, मतलब कहने का बराबर में कोई भी संख्या रहेगा तो ऊपर काटते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2/4 और गुना 4/8 को आप ऊपर नहीं काट सकते हैं, ठीक है, जब गुना में रहता है ऐसे काट सकते हैं, 30 से ऐसे काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो काट दिया 50 है, इसको इससे गुना कर दिए, तो ये हो गया आपका मूलधन, ये आ गया। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज निकाले, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय गुना दर बटे 100, ठीक है, ये होता है। अब मूलधन आपका क्या है 10,800, समय आपका क्या है, समय तो ही दिया हुआ है, सेम समय बोला है, को मतलब समय बदल रहा है, दर बोल रहा है, दर देखिए उसी राशि पर उसी दर पर, दर एक समान है, तो 50/3, तो दर तो 50/3 होगा, लेकिन समय बदल रहा है, समय क्या बोल रहा है ये वाला, तो 5 3 15 तो 17, 17/3 होगा। अब बटे 100 तो होता ही है, ये काट दिए, 0 0 करेगा, 0 0 करेगा, 36 36 से 160, इसको काटिए 12, तो 12 गुना 17, 12 पंचे 60, 6 12 पंचे 60 गुना 0 गुना 17, तो 17 चुकी 2 तक से 102, मतलब 10,200 अनुसार होगा। तो उसका जो ब्याज साधारण ब्याज क्या आएगा 10,200। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।